नमस्कार, मैं सरोज कुमार। द सभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मित्रों, जब राज्य की नीति राज करने की नीति बन जाती है तो उसका सत्य सिर्फ सत्ता होता है। सत्ता यानी पावर और पैसा, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिनके आगे सारी मान्यताएं बेमानी हो जाती हैं। इन्हें पाने के लिए व्यक्ति कुछ भी करता है, किसी भी हद तक चला जाता है। सत्ता संघर्ष का ये खेल इतना विचित्र हो चला है कि कल जो गुलाम थे आज बादशाह बन गए, और जो बादशाह थे वे गुलाम। और जो कभी खुद को बादशाह गुलाम के इस खेल का बादशाह समझते थे, उनकी बेगम पर मौजूदा बादशाह ने कब्जा कर लिया है। बेगम यानी पावर और पैसा, सत्ता। महाराष्ट्र में इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है, सत्ता संघर्ष के इस खेल का सबसे सटीक और ताजा उदाहरण है। मगर सच वो नहीं है जो दिख रहा है या दिखाया जा रहा है। सच उससे बिल्कुल अलग है, और वो सच इतना पेचीदा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि राजनीति में ऐसा भी हो सकता है। तो वो सच क्या है, आज हम उस सच से पर्दा हटाएंगे। क्योंकि दिखाया और बताया तो यही जा रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। तकरार की स्थिति है, तनाव की स्थिति है। थोड़ी देर के लिए यदि मान लिया जाए कि यही सच है, तो फिर जो ठंडा ठंडा कूल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने हिस्सा लिया था, वो क्या है, उसका सच क्या है, जिसमें कि तीनों नेताओं ने इन सारी खबरों को खारिज कर दिया था। यानी ये दोनों घटनाएं अपने आप में विरोधाभासी हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर सच क्या है। सच वो खबरें हैं जो कि चर्चा में है, जो कि गर्म है, या सच वो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। तो इसके पीछे जो चीज़ है वो बेहद हैरान करने वाली है। तो दरअसल जैसा कि आप देख रहे हैं कि फडणवीस के निशाने पर शिंदे हैं, उनके लोग हैं, उनके करीबी हैं, मगर वे सिर्फ एक मोहरे हैं। फडणवीस की असल लड़ाई शिंदे से नहीं है। फडणवीस की असल लड़ाई केंद्र की सत्ता में बैठे उन्हीं की पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से है। हमें पता है कि आपके मन में क्या सवाल उठ रहे होंगे। लड़ाई जब फडणवीस और शिंदे के बीच जाहिर तौर पर दिखाई दे रही है, फिर इसमें मोदी और शाह की क्या भूमिका होती है, वे कहाँ से आ जाते हैं। मगर सच यही है, यही वो पेचीदा राजनीति है जिसका जिक्र हमने शुरू में ही कहा। आप कल्पना नहीं कर सकते कि राजनीति में ऐसा भी होता है। तो ऐसा कैसे है, इसकी कहानी क्या है। इसकी शुरुआत होती है महायुति सरकार के गठन के साथ, जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराया जाता है, शिवसेना को तोड़ा जाता है और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनती है। दरअसल महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने से लेकर, शिवसेना को तोड़ने से लेकर और महायुति की सरकार बनाने तक यदि किसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो वो थे देवेंद्र फडणवीस। पूरी योजना फडणवीस की थी। ये अलग बात है कि उसके लिए रसद सामग्री मुहैया कराया था केंद्र ने, केंद्रीय नेताओं ने। कथित तौर पर भारी धनराशि खर्च हुई थी, एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया था। फडणवीस को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री शिंदे को बनाया गया। हालांकि उस समय तर्क ये था कि चूंकि शिंदे ने इतना बड़ा जोखिम उठाया है, इसलिए मुख्यमंत्री उन्हें बनाना जरूरी है। जाहिर तौर पर यह बात तर्कसंगत लगती है, और यही वजह थी कि फडणवीस ने उसका कोई खास विरोध नहीं किया। मगर जिस बिना पर शिवसेना को तोड़ा गया, महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराया गया और महायुति सरकार का गठन किया गया, उस बिना पर मुख्यमंत्री भी फडणवीस को बनाया जा सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसके पीछे सच ये नहीं था कि शिंदे का दावा बनता था। सच ये था कि मोदी और शाह नहीं चाहते थे कि फडणवीस मुख्यमंत्री बने, क्योंकि ये दोनों नेता ऐसे नेताओं को बिल्कुल पसंद नहीं करते जिन पर वे नियंत्रण न कर सकें, जिनकी अपनी हैसियत हो। क्योंकि इन दोनों ने उत्तर प्रदेश में अपने हाथ जला चुके हैं योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर। उसके बाद से इन्होंने तय कर लिया
कि अब ऐसे किसी भी नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा जो इनसे सिर उठाकर बात करने की हिम्मत रखता हो। आपने देखा होगा कि उसके बाद से जिन जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता में आई है, हर जगह ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया है जिन्हें कोई जानता ही नहीं था, जिनकी अपनी कोई हैसियत ही नहीं, पहली बार विधायक बन करके आए हैं। उसके पीछे एकमात्र तर्क यही रहा है कि ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाओ जिनकी कमान अपने हाथ में हो, जो उन्हें कहा जाए बस उतना ही करें, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उड़ीसा हो या अभी हाल ही में दिल्ली हो, हर जगह ऐसे ही लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया है। मगर फडणवीस ऐसे व्यक्ति नहीं है। फडणवीस की अपनी हैसियत है। वे रिमोट कंट्रोल से संचालित होने वाले नेता नहीं हैं। वे अपने तरीके से काम को करना जानते हैं। राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं। उनके पास समर्थन है पार्टी में, आरएसएस में, जनता के बीच। इसलिए फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। फडणवीस इस बात को समझ रहे थे, फिर भी उन्होंने उस समय कुछ भी नहीं कहा। जैसा कि आप जानते हैं, फडणवीस मुख्यमंत्री रह चुके थे और जब किसी मुख्यमंत्री रह चुके व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा जाता है तो ये उसका अपमान होता है। फडणवीस उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, मगर उन्हें निर्देशित किया गया कि नहीं, आपको उप मुख्यमंत्री बनना है। तो इस तरह से पहला अपमान तब किया गया जब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, और उसके बाद उससे बड़ा अपमान तब किया गया जब उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा गया। बहरहाल वो वक्त बीत गया और उसके बाद जब दोबारा विधानसभा चुनाव हुआ और महायुति प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटती है, बीजेपी अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती है, 132 सीटें जीतती है, तब एक बार फिर मुख्यमंत्री का पेंच उलझ जाता है। शिंदे को उम्मीद थी कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और जैसी कि खबर है कि उन्हें शाह ने वादा भी किया था मुख्यमंत्री बनाने का, मगर जिस तरह के परिणाम आए, बीजेपी का जिस तरह का प्रदर्शन रहा, 132 सीटें, इतनी सीटें बीजेपी महाराष्ट्र में कभी नहीं जीत पाई थी। यदि इस हालत में अमित शाह शिंदे को मुख्यमंत्री बना देते तो हो सकता था बीजेपी में ही बगावत हो जाती। तो इस तरह से मुख्यमंत्री का पद बीजेपी के पाले में आ गया। शिंदे को हथियार डालना पड़ा, मगर अब सवाल ये था कि बीजेपी में मुख्यमंत्री कौन बने, किसे बनाया जाए। जाहिर है देवेंद्र फडणवीस का दावा मजबूत था, क्योंकि आज की तारीख में महाराष्ट्र में फडणवीस के अलावा बीजेपी में दूसरा कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी स्वीकार्यता पूरे महाराष्ट्र में हो। नितिन गडकरी हैं, मगर वे केंद्र में हैं और वे अच्छी तरह से जानते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में मोदी शाह उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए चुनाव परिणाम आने के साथ ही उन्होंने फडणवीस का समर्थन कर दिया और उसके साथ ही फडणवीस के समर्थन में आरएसएस, बीजेपी के अधिकांश विधायक और नेता सब खड़े हो गए। जबकि दूसरी तरफ मोदी और शाह कतई नहीं चाहते थे कि फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि मोदी शाह अच्छी तरह से जानते थे कि फडणवीस को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। फडणवीस यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो मलाई उनके हाथ में नहीं आएगी, मलाई हाथ से चली जाएगी और महाराष्ट्र एक मलाईदार राज्य है। सारी लड़ाई मलाई की है। जो कुछ भी हो रहा है महाराष्ट्र में, चाहे महाविकास अघाड़ी सरकार गिराई गई, महायुति सरकार बनाई गई, या अब जो सत्ता संघर्ष चल रहा है, उसके पीछे यदि कोई चीज़ है तो वो है मलाई की मोटी परत। महाराष्ट्र में मलाई की परत बहुत मोटी है और उसी पर सबकी निगाहें। जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तो शिंदे के माध्यम से मोदी शाह ने पूरी मलाई पर कब्जा कर लिया था। अपने खास लोगों को तमाम सारी परियोजनाएं दिलवाई थी शिंदे के जरिए। उसमें धारावी पुनर्विकास परियोजना भी शामिल है, जिसे कि अडानी को दिया गया, जबकि उसके पहले उस परियोजना का टेंडर यूएई की एक कंपनी ने जीता था। मगर अडानी को परियोजना देने के लिए उस पूरी टेंडर प्रक्रिया को ही खारिज कर दिया गया और नए सिरे से इस तरह से टेंडर निकाला गया कि वो परियोजना अडानी के हाथ में चली गई। वो मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, वहाँ से हालांकि खारिज हो गया, मगर अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने अडानी को नोटिस जारी किया हुआ है। तो इस तरह की कई सारी परियोजनाएं हैं
जिन्हें शिंदे के कार्यकाल में मोदी शाह के करीबियों को दी गई थी। और अभी तो बहुत कुछ करना बाकी था। मोदी शाह इसीलिए चाहते थे कि उनका कोई चहेता मुख्यमंत्री बने, फडणवीस न बनने पाए। पूरी कोशिश की मगर कामयाबी हाथ नहीं लगी। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गए और उनकी कामयाबी में जिस व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसका मोदी के साथ लंबे समय से 36 का आंकड़ा चल रहा है। कह सकते हैं कि दोनों के बीच जानी दुश्मन वाली स्थिति है और वो व्यक्ति आरएसएस का बड़ा नेता है। हम यहाँ पर उनका नाम जाहिर नहीं कर सकते क्योंकि पत्रकारिता की अपनी एक मर्यादा है। और जब मोदी शाह अलग थलग पड़ते दिखे तब जाकर के उन्होंने फडणवीस के नाम पर सहमति जताई, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं था। फडणवीस इस बात को अच्छी तरह से जानते। वे ये भी जानते हैं कि उनकी लड़ाई कितनी कठिन है। वो ये भी जानते हैं कि यदि वे इस लड़ाई को नहीं लड़ते हैं तो राजनीति में उनका रास्ता और कितना कठिन होने वाला है। तो जिस रास्ते पर फडणवीस चल रहे हैं वो अपरिहार्य है उनके लिए, उस पर चलना ही है यदि उन्हें राजनीति में रहना है तो। और यही वजह है कि वे उन सभी छेदों को बंद कर रहे हैं जहां से मलाई लीक होने की जरा भी संभावना है। सरकार का पूरा नियंत्रण उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है, बिल्कुल उसी तर्ज पर जिस तरह से मोदी ने पूरी सरकार का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। तो शिंदे ने जो बयान दिया था तागा पलटने का, इसी उम्मीद में दिया था कि शायद दिल्ली से उन्हें समर्थन मिल जाएगा और कुछ हो जाएगा, फडणवीस थोड़े दब जाएंगे। मगर फडणवीस अच्छी तरह से जानते हैं कि आज की तारीख में उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और यही वजह है कि वे लगातार बारी बारी से ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं जिनके चलते शाह और मोदी की छटपटाहट बढ़ती जा रही है। शिंदे और शाह की जो मुलाकात हुई थी, कथित मुलाकात, वो मुलाकात शिंदे ने शाह से नहीं की थी। शाह ने खुद शिंदे से गुप्त मुलाकात की थी और शिंदे को शांत रहने के लिए कहा था, धैर्य बनाए रखने के लिए कहा था, क्योंकि परिस्थिति अभी अनुकूल नहीं है। और उनके कहने पर ही तीनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे एक साथ, क्योंकि फडणवीस जिस तरह से कार्रवाइयां कर रहे हैं, जिस तरह के कदम उठा रहे हैं, मोदी शाह डर गए हैं कि कहीं ऐसा न हो जाए कि उनके करीबियों के पास जो परियोजनाएं हैं देवेंद्र फडणवीस उन पर भी रोक न लगा दें। क्योंकि यदि महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जरा भी ढिलाई बरत दी तो धारावी पुनर्विकास परियोजना अडानी के हाथ से निकल सकती है। तो कहने का मतलब फडणवीस ने जो जाल बुना है, जो जाल फेंका है, मोदी और शाह उसमें बुरी तरह से फंस गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस जाल से निकला कैसे जाए, फडणवीस का करें क्या। और ये हम दावे के साथ कह रहे हैं कि फिलहाल महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं होने वाला है, कम से कम नगर निकाय चुनाव तक। और तब तक फडणवीस अपने आप को इतना मजबूत कर लेना चाहते हैं, हर स्तर पर इतनी रसद सामग्री जुटा लेना चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। फडणवीस जानते हैं कि ये उनके पास आर पार का मौका है। यदि आज की तारीख में वे चूक गए, इस समय चूक गए, तो फिर मौका हाथ में नहीं आने वाला है। क्योंकि यदि मोदी गुजरात से दिल्ली पहुंच सकते हैं तो फडणवीस महाराष्ट्र से दिल्ली क्यों नहीं पहुंच सकते। सारी लड़ाई इसी की है। बहरहाल आगे क्या होता है ये देखने की बात है। तो आज की सभा में बस इतना ही। ये चर्चा, ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय से हमें अवगत कराएं। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हमें इंतजार रहेगा। यदि ये चर्चा, ये कहानी आपको ठीक लगे, पसंद आए तो इसे लाइक करें, मित्रों परिचितों को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह की जब भी कोई कहानी हम लेकर के आएँ तो उसकी सूचना तत्काल आप तक पहुँच जाए। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे इसी तरह की और किसी कहानी के साथ, किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।